महादेव, आज का हमारा टॉपिक है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम्स में 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये सारे नाम हैं जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के, ये आपको अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है। सो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हमारी बॉडी में कहाँ परफॉर्म होता है, कब परफॉर्म होता है, क्यों परफॉर्म होता है, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपने अगर ग्लाइकोलिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में क्यों परफॉर्म होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट में क्या फॉर्म होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। उसका मेन पर्पज़ है एटीपी का फॉर्मेशन करना। ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पज़ क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन करना। अगर आपकी बॉडी में एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है NADPH एंड राइबोस 5 फॉस्फेट की, राइबोस 5 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, तब परफॉर्म होगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। दोनों में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसका काम है एटीपी का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और NADPH एंड राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ आप देख सकते हो कि NADPH एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ होगा? RNA सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाथवे देख लेते हैं। पाथवे बहुत ही इजी है, इतना हार्ड है नहीं। आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप लिखोगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस देखा होगा तो ग्लूकोज में से वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ आ गया। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपको दिख रहा है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर होगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। कब? NADPH एंड राइबोस 5 फॉस्फेट की अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। किस में कन्वर्ट होगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर। यहाँ कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रो मतलब डी मतलब रिमूव होना, और कहाँ कौन से ग्रुप का रिमूव हो रहा है? यहाँ रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन ग्रुप। और कौन एक्सेप्ट कर रहा है? NADP। तो यहाँ फॉर्म होगा NADPH। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ एक NADPH का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन है वो कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। यहाँ जो लेक्टोन है ना, उसमें से लेक आपको निकाल देना है। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम अच्छे से याद रह जाए। और यहाँ एंजाइम आप देख सकते हो, ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज, मतलब हाइड्रोलेज, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। इतना समझ में आ गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन के अंदर। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा। फिर ये 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर। यहाँ H2O मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोलेज आएगा एंजाइम। ठीक है, और कन्वर्ट किस में हुआ? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। इतना समझ में आ गया? देखो, ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है वो कन्वर्ट होगा रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ रहा है? डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। कौन एक्सेप्ट करेगा? NADP। यहाँ फॉर्मेशन होगा NADPH का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन एंड देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंड देन रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ भी NADPH का फॉर्मेशन होगा और यहाँ भी NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये जो पाथवे है, ये जो फेज है, वो है ऑक्सीडेटिव फेज। आप देख सकते हो यहाँ फॉर्म हो रहा है राइबोस 5 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लेके राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन है, उस स्टेप को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेज। और जो बचा हुआ है उसे हम कहेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लेके राइबोस 5 फॉस्फेट तक ऑक्सीडेटिव फेज। आप एग्जाम्स में
स्टेप जब लिखेंगे तब आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है कि भाई ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन से स्टेप आ रहे हैं वो लिख दो आप, एंड देन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कौन कौन से स्टेप आ रहे हैं वो लिख दो आप। ठीक है, देखो अब ये रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट अगर राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज एंजाइम आएगा, सो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट उसके आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। वो क्या है, उसका आइसोमर। ठीक है, सो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। इतना समझ में आ गया। ये जो इतना रिएक्शन है, वो स्टेप है, वो है ऑक्सीडेटिव फेज। और अब मैं जो आपको बताऊंगी वो सारे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा कि रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज एंजाइम आएगा तो फॉर्म होगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या फॉर्म होगा, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। अब देखो, अगर एपीमरेज एंजाइम आएगा तो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, अगर आइसोमरेज आएगा तो राइबोज 5 फॉस्फेट। अब आपको याद रखना है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एंटर हो गए और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो सिडोहेप्टिलोज एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे। लेकिन आप ये स्टेप तभी समझ पाओगे कि भाई आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है हमारी सेल के अंदर, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में एंटर हुए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मेशन हुआ है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का एंड राइबोज 5 फॉस्फेट का। तो आपको पता है कि ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है 5 कार्बन कंपाउंड है, एंड राइबोज 5 फॉस्फेट है वो भी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल कितने कार्बन हुए, 10 कार्बन हुए। अब ये दोनों ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेंगे, स्यूडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो स्यूडोहेप्टिलोज 7 फॉस्फेट है वो 7 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल कितने हुए, 10 कार्बन। समझ में आ गया, यहाँ 10 थे कार्बन और यहाँ भी कितने मेंटेन हुए, 10। इतना समझ में। अब आएगा ट्रांसआल्डोलेज एंजाइम। क्या आएगा, ट्रांसआल्डोलेज। यहाँ ट्रांसकीटोलेज एंड देन ट्रांसआल्डोलेज और फॉर्म होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो लास्ट में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ मैंने ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, ये यही वाला है। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर क्या फॉर्म करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और यहाँ पर एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। आप अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव फेज था हमारा, वहाँ 2 NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने NADPH का, 2 NADPH का। तो अगर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर हो गए तो 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर पेंटोस फॉस्फेट में एंटर हो रहा है तब 2 NADPH बन रहा है। तो अगर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर होंगे, तो यहाँ 6 × 2 कितने हुए NADPH, 12 NADPH टोटल बनेंगे। अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या तो फिर ग्लूकोज एंटर हो गए पेंटोस फॉस्फेट के अंदर तो टोटल 12 NADPH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये थी हमारी एनर्जेटिक्स, देख सकते हो आप। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर यहाँ हम बात करें सपोज कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 NADP में से 12 NADPH का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ एक कार्बन अगर एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करेगा तो एक CO2 रिलीज होता है। तो यहाँ पर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एंटर होंगे तो कितने CO2 रिमूव होंगे, 6 CO2। ठीक है, और NADPH 12। क्यों, क्योंकि एक 6 ग्लूकोज फॉस्फेट से 2 NADPH मिलते हैं हमें। अगर 6 ग्लूकोज आएंगे तो कितने मिलेंगे, 6 × 2 12 NADPH। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं उसका रेगुलेशन। तो पाथवे इज मेनली रेगुलेटेड बाय द लेवल ऑफ NADP+। अगर NADP+ का लेवल ज़्यादा है तो हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो
रन होगा। अगर NADPH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर NADPH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन होगा। अगर NADP प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एक्ट करेगा NADP जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। अगर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर इनहिबिटर आपको नहीं पता है तो आपको एंजाइम्स वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, एंजाइम इनहिबिशन वाला, ठीक है। देखो, द फर्स्ट रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो फर्स्ट वाला स्टेप है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज इनहिबिटेड बाय NADPH। मैंने आपको बताया कि NADPH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको इनएक्टिव करेगा, तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे आगे रन नहीं हो पाएगा। अगर NADP प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करेगा और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रन होगा। इतना समझ में आ गया। When more NADPH is needed, the pathway proceeds to completion with the equivalent of one molecule of glucose being completely oxidized to CO2। तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा completely, और क्या फॉर्म करेंगे, NADPH। भाई NADPH का बहुत रोल है, ठीक है। हमें मतलब स्टीरॉयड, हार्मोन, लिपिड सिंथेसिस के लिए NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। मेन पर्पस क्या है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का, कि भाई राइबोस फॉस्फेट एंड NADPH का फॉर्मेशन करना। पाथवे इज ऑपरेटिंग इन फॉलोइंग ऑर्गेन्स: लिवर, एडिपोस टिश्यू, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेमरी ग्लैंड, टेस्टी, ओवरी, रेड ब्लड सेल्स एंड लेंस ऑफ आइज। ये सारे ऑर्गन में ऑपरेट होता है। क्यों यहाँ पर ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव फेज ऑपरेट होता है? क्योंकि यहाँ NADPH की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्योंकि हमारी बॉडी को फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स है तो उसकी मेम्ब्रेन है, उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो अगर लिपिड का फॉर्मेशन के लिए हमें NADPH की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ आप देख सकते हो द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द पाथवे इज सीन इन द अबव ऑर्गन वेयर NADPH जनरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस के लिए। एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है वो सारे टिश्यू के अंदर ऑपरेट होता है। क्योंकि राइबोस शुगर है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे टिश्यू में ऑपरेट होता है, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में होती है, ठीक है, वो जेनेटिक डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। उसमें क्या होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया कोज होता है। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे रन नहीं होगा तो NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, और NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा तो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज होगी तो क्या होगा, हिमोलाइटिक एनीमिया कोज होगा, ठीक है। और उसी तरह से मीथ हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर क्या कोज होगा, मीथ हीमोग्लोबिनिमिया कोज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।